मैं बिल्कुल यकीन नहीं कर पा रहा था कि जो मैं देख रहा हूँ वो हकीकत पर आधारित है। मैंने कभी ख्वाब और ख्याल में भी नहीं सोचा था कि मेरी पत्नी मुझे इस चौराहे पर लाकर खड़ा कर देगी कि मैं किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहूँगा। मेरी आंखों में इस वक्त इतना गुस्सा था कि मैं अपनी पत्नी को जान से ही मार डालता। वो होती कौन थी इतना बड़ा कदम उठाने वाली? उसने एक बार भी मुझसे इसका जिक्र करना ज़रूरी नहीं समझा था। यही वजह थी कि मेरा गुस्से से बुरा हाल हो रहा था। मैंने यह भी नहीं देखा कि उसकी हालत क्या है। उसकी रंगत पीली पड़ चुकी थी, आंखों के नीचे गहरे धब्बे थे। वो अभी कुछ देर पहले ही अबॉर्शन करवा कर आई थी। वो कैसे मेरे बच्चे को मार सकती थी? मेरी औलाद का कत्ल उसने किससे पूछ कर किया था? मेरा गुस्सा जायज़ था। मैंने उसका हाथ दबोच कर उसे बेड पर फेंक दिया था। वो कराह कर रह गई थी। मैं अपने ऑफिस में था कि अचानक मेरे बॉस को हार्ट अटैक हुआ और मैं और दूसरे एम्प्लॉय उन्हें अस्पताल लेकर गए। उनका बीपी बढ़ गया था। हम सब इसी भाग दौड़ में लगे हुए थे। मैंने दवा ली और बॉस के कमरे में देने के लिए जाने लगा। अचानक मुझे मेरी पत्नी सामने एक लेडी डॉक्टर के पास खड़ी नज़र आई। वो छठे महीने से थी। मुझे लगा शायद अपने चेकअप के लिए आई है, लेकिन एक पल के लिए मैं दंग रह गया था, क्योंकि आज से पहले कभी भी वो अकेले नहीं आई थी। मगर फ़िलहाल मैंने किसी भी चीज़ को ज़्यादा सिर पर सवार नहीं किया। मैंने बॉस की दवा अपने दोस्त को पकड़ा दी और कहा कि मैं अपनी पत्नी के साथ घर जा रहा हूँ। वैसे भी बॉस की तबीयत पहले से बेहतर हो चुकी थी। मैं उससे पूछना भी चाहता था कि वो अकेले यहाँ क्यों आई है। मैं अपनी पत्नी की ओर बढ़ने लगा था। उसकी पीठ मेरी तरफ थी। इससे पहले कि मैं उसके पास पहुँचता, उसकी बात सुनकर मेरे पैर वहीं जम गए थे। पहले तो मुझे अपनी सुनने की शक्ति पर यकीन ही नहीं आ रहा था। अभी कुछ दिन पहले ही तो मैं उसके साथ उसका चेकअप कराने आया था। अल्ट्रासाउंड में जब पता चला कि बेटा है, तो मेरी माँ, भाई और सारे घर वाले कितने खुश थे। और आज वो डॉक्टर से ये कह रही थी कि आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे इस मुसीबत से निजात दिला दी। आपको नहीं पता कि ये बच्चा मेरे लिए किस तकलीफ़ का कारण था। आपने मेरा अबॉर्शन करके मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है। ये खबर थी या कोई बम जो मुझ पर फटा था? मेरा बच्चा उसके लिए मुसीबत था। मैंने उसके वजूद की ओर देखा तो मेरा दिल धड़क से रह गया। वो मेरे बच्चे को मार चुकी थी, मगर क्यों? उसने क्यों मेरे बेटे को दुनिया में आने से पहले ही मार डाला? मैं गुस्से में उसकी ओर बढ़ा। उसका हाथ पकड़कर उसका मुंह बड़ी बेदर्दी से अपनी तरफ किया। मुझे देखकर उसकी रंगत उड़ी हुई थी। वो बदहवास सी हो गई थी। मैंने कहा, तुमने अपना अबॉर्शन करवाया है? मेरे बच्चे को तुम कैसे मार सकती हो? मेरा गुस्से से बुरा हाल था, लेकिन डॉक्टर वहाँ से तुरंत चली गई। मैंने अपनी बीवी का बाजू पकड़ा और तेज़ कदम बढ़ाता हुआ उसे अस्पताल से बाहर ले जाने लगा। मैं अस्पताल में कोई भी तमाशा नहीं करना चाहता था। वो बार बार मुझसे कह रही थी कि वो इतना तेज़ नहीं चल सकती। मैं जानता था कि वो किस हालत में है, लेकिन जो काम उसने किया था उसे मैं कैसे बर्दाश्त कर सकता था। घर आकर मैं उसे सीधे कमरे में ले गया और उसे गुस्से से बेड पर धकेल दिया। मैंने कहा, तुम्हें शर्म नहीं आई? अपने ही बच्चे का कत्ल करते हुए वो रो रही थी। कहने लगी, हाँ, नहीं आई मुझे शर्म। मुझे ज़रा रहम नहीं आया इस बच्चे को मारते हुए। वो बच्चा नहीं था, तकलीफ़ देने वाला मुसीबत था मेरे लिए। उसकी बात सुनकर मुझे इतना गुस्सा आया कि मैंने उसके दोनों जब्दों को अपने हाथ से सखाती से दबोच लिया। मेरा बच्चा अज़ियत था तुम्हारे लिए। मेरी मोहब्बत, मेरी चाहत तुम्हें तकलीफ़ दे रही थी। अपने वजूद में तुमने मेरे बच्चे की जान ले ली। मेरी बात पर वो चिल्ला कर बोली, वो आपका बच्चा नहीं था, वो आपके। जो सच में अपनी पत्नी के मुंह से सुन रहा था। मेरे दिमाग में धमाके होने लगे। मुझे हर वो बात याद आने लगी थी। मेरा ताल्लुक़ गांव के सरदार कबीले से था। मैं अपने माता पिता का बड्ढा बेटा था। मेरा एक ही छोटा भाई था जो हम सबको जान से अजीज़ था। एक दिन मेरे माता पिता ने मेरी शादी की ख्वाहिश का इजहार किया तो मैं टाल न सका, लेकिन मैंने उनसे अपनी पसंद का इजहार किया कि मैंने पहले ही एक लड़की पसंद कर रखी है, तो उन्होंने भी इनकार नहीं किया और मेरी पसंद की लड़की को बहू बनाने पर राज़ी हो गए।
अगले ही दिन वो लोग मेरा रिश्ता लेकर सरदार के पास गए तो उन्होंने इस रिश्ते पर रजामंदी का इजहार किया। लेकिन जब मेरे माँ बाप ने लड्डकी को देखने की फरमाइश की तो वो लोग लड्डकी को लेकर आए। वो लड्डकी पहली नज़र में ही मेरे माता पिता को पसंद आ गई। वजह ये थी कि वो भी हमारी तरह दूसरे सरदार कबीले से ताल्लुक़ रखती थी। इसी वजह से शादी में कोई मसला न हुआ और कुछ ही दिनों में दूसरे सरदार कबीले की बेटी से मेरा निकाह हो गया। सरदार की बेटी बेइंतहा खूबसूरत थी। जब मैंने पहली मर्तबा उसे देखा तो तभी उस पर दिल हार बैठा था और अब तो वो मेरी दिल में थी। मैं उसे दुनिया की हर खुशी देना चाहता था। अभी हमारी शादी का पहला दिन था। जब मैं कमरे में आया तो मेरी बीवी अमृता बहुत घबराई हुई थी। मुझे लगा कि शायद शादी का पहला दिन है इसलिए घबरा रही है। लेकिन जैसे ही मैं उसके पास गया और उसका हाथ पकड़ा तो उसने मेरा हाथ झटकते हुए मुझसे यूं दूर हो गई जैसे मैं कोई अछूत की बीमारी में मुब्तला हूँ। शादी की पहली रात नई नवेली दुल्हन का ये रवैया बेहद अजीब था। मैं हैरानी से उसे देख रहा था क्योंकि वो मुझे देखकर बहुत ज़्यादा डर गई थी। मुझे लगा कि ये शादी की पहली रात है इसलिए शर्मा रही है। लेकिन मैंने बहुत नरमी से उससे बातचीत शुरू की, लेकिन वो बेहद डरी हुई थी। सुबह जब मेरी आँख खुली तो मेरी पत्नी कमरे में नहीं थी। वक्त देखा तो अभी सुबह के 6 बजे थे। मैं परेशानी से उठ बैठा कि आखिर इतनी सुबह वो कहाँ जा सकती है। मैं कमरे से बाहर निकल आया और तकरीबन सारी हवेली में नज़र दौड़ाई, लेकिन वो मुझे कहीं भी नज़र न आई। मैं अपने कमरे में वापस आया ताकि ताज़ा होकर उसे ढूंढ सकूं। लेकिन अभी इससे पहले कि मैं उसे ढूंढने के लिए जाता, वो डरी सहमी सी खुद ही कमरे में आ गई। मुझे देखकर वो और भी घबरा गई। उसका चेहरा पीला जर्द पर डच गया। मैं हैरान हुआ कि सुबह सुबह वो कहाँ से आ रही है और इतनी परेशान क्यों है। मैंने नरमी से उससे पूछा तो उसने कहा कि वो वॉक की आदी है और बाहर बाग में गई थी। वहाँ हवेली की रखवाली के लिए जो चीते रखे हुए हैं उन्हें देखकर वो डर गई थी। ये चीते अभी कुछ दिन पहले मेरे छोटे भाई ने अपने शौक की खातिर मंगवाए थे। बात सुनकर मैंने उसे तसल्ली दी और यकीन दिलाया कि वो उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। वो मेरी बात मान गई और मेरे लिए नाश्ता लेने चली गई। अमृता नाश्ता लेकर वापस आई तो उसके चेहरे पर पसीने के खतरे देखकर मैं हैरान हो गया। वो हाँफ रही थी जैसे लंबा सफ़र तय करके आई हो। मैं उसे देखकर परेशान हो गया और उसके हाथ से नाश्ता ले लिया। नाश्ता देखते ही मैं पहचान गया कि नाश्ता उसने नहीं बनाया था, क्योंकि घर में कुक मौजूद था और घर की औरतों का काम घर के मर्दों के लिए खाना सर्व करना ही होता था। खाना उसने खुद तो नहीं बनाया था, ये तो मैं देखकर ही पहचान गया था, लेकिन सिर्फ खाना लाने में ही वो हाँफ गई थी। मैंने उससे पूछा कि क्या हुआ है, तो वो मुझे डरी हुई लग रही थी। मैं उसका ये अंदाज़ समझ नहीं पा रहा था। वो पहली लड़की तो नहीं थी जिसकी शादी हुई थी। वो चुपचाप कमरे से ही निकल गई। शादी को 1 महीना गुजर चुका था, लेकिन मेरी बीवी का रवैया अब तक पहले दिन जैसा था। मैं समझ नहीं पा रहा था कि आखिर वो ये सब क्यों कर रही है, किस चीज़ का खौफ है उसे। मेरा रवैया तो उसके साथ बहुत अच्छा था। मेरी माँ भी आम रिवायती सास नहीं थी, बिल्कुल नॉर्मल रवैया रखती थी। फिर उसका खौफजदा रहना मेरी समझ से बाहर था। एक दिन रात का तीसरा पहर था जब अचानक मेरी आँख खुल गई। मैंने देखा कि मेरी पत्नी कमरे में नहीं थी। मैंने वक्त देखा तो मुझे झटका लगा, क्योंकि रात के 3 बज रहे थे। रात के इस वक्त वो कहाँ जा सकती है, ये सोच सोच कर मेरा दिमाग घूमने लगा। मैं अपने कमरे से बाहर आया और पूरी हवेली छान मारी, लेकिन जैसे ही मैं वापस अपने कमरे की तरफ जाने लगा तो सामने का मंजर देखकर मेरे पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक गई, क्योंकि वो रात के इस वक्त मेरे छोटे भाई के कमरे से निकल रही थी। मुझे हैरानी हो रही थी कि वो रात के इस पहर उसके कमरे में क्या लेने गई थी। वो मेरे पास आई और मुझे देखते ही उसके चेहरे का रंग उड़ गया। वो डर गई। मैं तो उसका हाल देखकर ही परेशान हो गया। जो भी था, वो मेरी पत्नी थी, मैं उस पर शक नहीं कर सकता था। फिर मुझे खुद से ज़्यादा अपने छोटे भाई पर भरोसा था। मैं उसे लेकर अपने कमरे में आ गया और उसे आहिस्ता से बिस्तर पर बिठाते हुए पानी का गिलास उसके लबों से लगाया। वो एक ही सांस में सारा पानी पी गई। अब की बार मैंने अच्छे से उससे पूछा
कि वो रात के इस वक्त मेरे छोटे भाई के कमरे से क्यों निकल रही थी। मेरी बात सुनकर वो मुझे देखने लगी। फिर उसने अपना मोबाइल मेरे सामने कर दिया, जिसमें मेरे भाई का मैसेज था। उसका सिर दर्द कर रहा था और मम्मी उस वक्त सो चुकी थीं। घर वाले सब सोए हुए थे। इसी वजह से उसने अपनी भाभी से दवाई और दूध का गिलास मांगा था। मैसेज देखकर मैंने अपनी सोच पर लानत भेजी और अपनी बीवी से कहा कि आइंदा कहीं भी जाए तो मुझे बता कर जाए, क्योंकि मैं परेशान हो जाता हूँ। मुझे अमृता से बेहद मोहब्बत थी। मैं शक करके अपनी और उसकी ज़िंदगी ख़राब नहीं बना सकता था। फिर मेरा छोटा भाई भी उसे अपनी बड़ी बहन ही समझता था। लेकिन शायद कुछ चीज़ें मर्दों के अंदर फितरी होती हैं। उस दिन की बात से ही न जाने क्यों, लेकिन मेरे दिमाग में अजीब सोचों ने घर कर लिया था। और ये महज मेरी सोचों तक ही सीमित नहीं रहा था, बल्कि आजकल मुझे अपनी पत्नी का रवैया भी कुछ बदलता सा लगने लगा था। मैं देख रहा था कि मेरी पत्नी का मेरे छोटे भाई की तरफ झुकाव कुछ ज़्यादा ही है, लेकिन मैं इसे बार बार अपने जहन से झटकने लगा था। अभी कुछ ही दिन गुजरे थे कि एक दिन अचानक उसकी तबीयत बिगड़ गई। मैं उसे फ़ौरन अस्पताल लेकर गया, लेकिन जैसे ही डॉक्टर ने उसका इलाज किया तो डॉक्टर खुश होती हुई बाहर आई। मुझे कहने लगी, सरदार साहब, मुबारक हो। उसने खुशी की खबर सुनाई थी। मैं उनकी बात समझ गया था और इस खबर पर मैं ऊपर वाले का जितना शुक्र अदा करूं कम था। मगर मेरी पत्नी बिल्कुल खुश नहीं थी। अजीब रवैया रखने लगी थी। उसने एक मर्तबा भी मुझसे अपनी इस खुशी का इजहार नहीं किया था, बल्कि जब हम सब मिलकर उसका ख्याल रखते थे तो वो इस बात को पता नहीं क्यों बर्दाश्त नहीं कर पाती थी। वो सबको कहती थी कि किसी को कोई ज़रूरत नहीं है उसका यूं ख्याल रखने की। वो बच्ची नहीं है, अपना ख्याल खुद रख सकती है। जब से ये खबर मिली थी वो काफ़ी ज़्यादा बदतमीज़ी करने लगी थी, और जो चीज़ मुझे सबसे ज़्यादा हैरान करती थी वो ये थी कि वो सबके साथ बुरा रवैया इख्तियार कर चुकी थी, यहाँ तक कि मेरे साथ भी, मेरी मम्मी के साथ भी। कई बार लफ्ज़ों ही लफ्ज़ों में मम्मी मुझसे शिकायत भी कर चुकी थी, लेकिन मेरे छोटे भाई के सामने वो कुछ नहीं बोलती थी। मुझे लगा कि वो शायद काफ़ी संजीदा तबीयत का मालिक है, इसी वजह से वो उससे डरती है। कुछ दिन गुजर गए जब मैंने अपनी पत्नी और अपने भाई के दरमियान अजीब सी बेचैनी देखी। मैंने महसूस किया था कि मेरी बीवी मेरे भाई की कोई बात नहीं टालती। कई बार मुझे लगा वो दोनों एक दूसरे को पसंद नहीं करते, लेकिन इसके बावजूद उन दोनों को देखकर मुझे अजीब सी खौफ होने लगी थी। आज भी रात का पहर था। जब मैं घर वापस आया तो मेरी पत्नी अपने कमरे में नहीं थी, और आज पहले ही मेरा दिमाग खराब था। उस पर पत्नी का कमरे में न होना मुझे आज बहुत गुस्सा दिला गया था। जाने क्यों मुझे यकीन था कि मेरी पत्नी मेरे भाई के कमरे में होगी। मैं सीधा अपने छोटे भाई के कमरे में गया, लेकिन ये देखकर मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं, क्योंकि रात के इस वक्त मेरा भाई भी अपने कमरे में मौजूद न था। मैं हैरान रह गया। पत्नी गायब थी तो दूसरी तरफ भाई भी नहीं था। मैं उन पर शक नहीं करना चाहता था, लेकिन मुझ पर अजीब सी जलन जैसी कैफियत सारी हो रही थी। मैं अपने कमरे में आ गया और गुस्से को काबू करने के लिए यहाँ वहाँ टहलने लगा। तकरीबन 2 घंटे मैं अपने कमरे में इंतज़ार करता रहा, लेकिन मेरी बीवी न आई। अब मुझे बहुत गुस्सा आने लगा, इसलिए मैं गुस्से में कमरे से बाहर निकलने लगा, लेकिन अचानक मेरी पत्नी कमरे में आई और मुझसे टकरा गई। इससे पहले कि वो गिर जाती, मैंने उसे थाम लिया। उसकी इस हालत में इतना गैर जिम्मेदाराना हरकत देखकर मुझे बहुत गुस्सा आ गया था। मैंने उससे पूछा, कहाँ गई थी तुम? तो वो पहले तो मेरे सवाल पर हैरान हुई, और उसे यूं हैरान होते देखकर मुझे उससे ज़्यादा हैरत हो रही थी। फिर वो कहने लगी कि उसका दिल घबरा रहा था, इसी वजह से वो छत पर गई थी ताज़ी हवा में सांस लेने, ताकि उसकी तबीयत बेहतर हो सके। उसकी बात में कितना सच था और कितना झूठ, ये तो अभी पता चल ही जाना था। मैंने उसे आराम करने को कहा और ख़ुद कमरे से बाहर निकल आया, और मुझे अपने भाई के कमरे में जाना था ताकि मैं देख सकूं कि वो कहाँ है। मैं अपने भाई के कमरे में गया तो वो कमरे में कहीं नहीं था। ये देखकर मुझे फ़ौरन सुकून सा मिला कि जो मैं सोच रहा था वैसा कुछ नहीं है। मेरा भाई कमरे में मौजूद नहीं था, मेरी पत्नी यहीं थी। इसका मतलब
वो सच बोल रही थी, क्योंकि अक्सर मेरा भाई रात को दोस्तों में भी रहता था। मैंने शुक्र अदा किया और अपने कमरे में आ गया। जब तक मैं कमरे में आया तो वो सो चुकी थी। मैं भी चुपचाप सो गया। अगली सुबह जब मैं उठा तो न जाने क्यों मेरे दिमाग में ख्याल आया कि मैं अपने भाई से पूछूं कि वो रात में कहाँ था। जब सब लोग खाना खाने पहुँचे तो मैंने यूं ही छोटे भाई से सवाल किया कि वो रात को कहाँ था, तो उसने बढ़े नॉर्मल अंदाज में जवाब दिया कि वो रात अपने दोस्त की तरफ रुक गया था। उसकी सालगिरह थी तो सारे दोस्त वहीं थे। उसकी बात सुनकर मैं खुश हो गया। फिर अपनी पत्नी को देखने लगा, जिसकी तबीयत मुझे कुछ खास ठीक नहीं लग रही थी। अभी कुछ ही दिन गुजरे थे कि एक रात मैं जल्दी घर वापस आ गया, लेकिन जैसे ही अपने कमरे में आया तो अंदर से आती आवाज़ों को सुनकर मेरे कदम ही रुक गए। मैं चुपचाप बेजान सा दरवाजे पर ही रुक गया। अंदर से आती आवाज़ सुनकर मेरे होशो हवास काम नहीं कर रहे थे। मेरा दिमाग खराब हो गया। मैंने अपनी पत्नी को किसी से बात करते सुना। वो जाने किस बात की माफ़ी मांग रही थी। मुझे कुछ खास समझ नहीं आया, लेकिन उसके लफ्ज़ों में ऐसा कुछ ज़रूर था जो मेरा दिमाग ख़राब करने के लिए काफ़ी था। आगे बढ़ा और बिना उसे सोचने समझने का मौका दिए उसके हाथ से मोबाइल छीन लिया। वो मुझे यूं अचानक अपने सामने देखकर डर गई, जबकि उसका ये डर, ये खौफ मुझे एक आंख नहीं भाया। आज भी वो मुझसे पहले दिन की तरह डरी हुई थी। मैंने कॉल काट दी और उसे सख्त लहजे में बोला किया कि आज के बाद मैं उसे किसी से भी फ़ोन पर बात करते हुए न सुनूं। उसके लिए शायद नहीं, यकीनन मेरा रवैया हैरान कर देने वाला था, लेकिन मैं नहीं जानता था क्यों। लेकिन अब मुझे उस पर सख्ती करनी पड़ रही थी। अभी 6 महीने ही गुजरे थे कि एक दिन अचानक मेरी पत्नी घर से मायके का कहकर चली गई और फिर अस्पताल में मेरी उससे मुलाकात हो गई। एक पल लगा और मेरी अपनी ही पत्नी ने मेरी तमाम खुशियाँ छीन ली थीं। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर मुझे अब क्या प्रतिक्रिया देनी है। जो कुछ उसने मुझसे कहा था, मेरे दिल से उसकी मोहब्बत बिल्कुल खाली हो चुकी थी, जैसे कोई एहसास बाकी न रहा। मैंने अमृता से कहा कि मैं उसके साथ नहीं रह सकता। जो कुछ मैं आज तक नज़रअंदाज रहा, ये समझता रहा कि मेरा वहम है, वो एक बहुत ही तल्ख हकीकत बनकर मेरे सामने आया था। ये बात मेरे लिए बहुत बड़ी सबक थी। इसीलिए मैंने अमृता से कहा कि मैं उसे तलाक दे दूँगा। मेरी बात पर अमृता ने मुझे गुस्से से देखा था। मैं कैसे ऐसी औरत के साथ रह सकता था, जिसके मेरे सगे भाई के साथ गलत ताल्लुकात थे और उसके पेट में उसी का बच्चा था। ये सुनकर मैं यूं उठा कि जैसे बेजान सा हो चुका हूँ। अमृता ने बस यही कहा था कि वो बच्चा मेरे भाई का था। इससे पहले कि मैं उसे तलाक देता, वो एकदम ही अपनी हालत की परवाह के बिना मेरे कदमों में बैठ गई और बहुत रोने लगी। उसका रोना मुझे तकलीफ़ दे रहा था, क्योंकि मैंने तो सिर्फ अपनी पत्नी से ही मोहब्बत की थी, लेकिन जो कुछ वो करके आई थी, उसके बाद भला मैं कैसे उसे कबूल कर लेता। और फिर रोते रोते जो बात उसने कही, उसने मेरी दुनिया हिला कर रख दी थी। मेरे पैरों के नीचे से ज़मीन खींच ली थी। उसने कहा कि मैं उसकी बात पहले पूरी सुन लूं। वो कहने लगी कि बच्चा मेरा नहीं था, इसी वजह से उसने उस बच्चे का अबॉर्शन करवा दिया। मैंने हैरत से उसे देखा, जो गहम से लगातार रोए जा रही थी। मैंने उसे बाजू से पकड़कर खड़ा किया और फिर उसे कहा कि मुझे सारी हकीकत बताए। उसने क्यों मुझे धोखा दिया, मैंने उसे किस चीज़ की कमी दी थी। उसकी सारी हकीकत जानने के बाद मेरे तन बदन में आग लग गई थी। उसने मुझे बताया कि शादी से पहले वो किसी लड़के को पसंद करती थी और उसी से शादी करना चाहती थी, लेकिन वो लड़का उसे महज धोखा दे रहा था। उसके पिता को जब पता चला तो उन्होंने इस शादी से इनकार कर दिया। जैसे ही मेरा रिश्ता उनके पास गया, उन्होंने फ़ौरन इस रिश्ते पर हामी भरी। जल्द ही हमारी शादी हो गई। लेकिन शादी वाले दिन वो लड़का भी वहाँ मौजूद था जिसे मेरी पत्नी पसंद करती थी, और वो लड़का कोई और नहीं बल्कि मेरे भाई का दोस्त था। मेरे भाई ने इस बात का नाजायज़ फ़ायदा उठाया और मेरी पत्नी को ब्लैकमेल करने लगा। वो शादी के बाद सब कुछ भूल चुकी थी और मेरी वफ़ादार पत्नी बनकर रहना चाहती थी, लेकिन मेरे भाई ने ऐसा होने न दिया। वो उसे तंग करता था, रातों को अपने पास बुलाने लगा। कहने लगा
कि अगर अमृता ने उसकी बात न मानी तो वो मुझे ये बात बताकर उसे तलाक दिलवा देगा। मेरी पत्नी डर गई थी कि अगर मुझे पता चल गया तो मैं उसे तलाक दे दूंगा, और अगर तलाक के बाद वजह उसके मम्मी पापा को पता चली तो वो तो जीते जी मर जाएंगे। इसी वजह से वो मेरे भाई का जुल्म बर्दाश्त करती रही, लेकिन एक दिन इस जुल्म का नतीजा ये निकला कि वो उम्मीद से हो गई। अब समझ में आया कि उसका रवैया क्यों इतना बदल गया था, क्योंकि वो तो उसकी हक की औलाद थी ही नहीं। इसी वजह से वो डरी सहमी रहती थी, और आज भी इसी वजह से हिम्मत करके उसने इस गंदगी के ढेर को ख़त्म कर दिया था। मैंने अपने भाई को इस सब के बदले में कड़ी सज़ा दी थी। मैंने उसे बहुत मारा। मैंने कहा, तुम्हें शर्म नहीं आई? बड़ी भाभी भी बड़ी बहन जैसी होती है, और तुमने इस रिश्ते को गाली दी है। मैं अपनी ही पत्नी के सामने नज़रें नहीं उठा सकता। मेरे घर में रहकर भी मैं उसकी हिफाजत नहीं कर सका, क्योंकि मुझे तुम पर भरोसा था, लेकिन तुमने तो मुझे बहुत बड़ा धक्का दिया है। मेरी माँ को जब ये सब मालूम हुआ तो उन्होंने भी मेरे छोटे भाई से नफ़रत का ही इजहार किया था, उसे पुलिस के हवाले कर दिया था। मेरी पत्नी ने मुझसे ये सब छुपाकर अच्छा नहीं किया था, लेकिन ये भी सच था कि वो इस सब में बेकसूर थी, और इसी वजह से मैंने उसे माफ़ कर दिया। औरत शायद इस मामले में इसीलिए बेबस हो जाती है कि पति कभी भी भाई के मामले में बीवी के सच को अहमियत नहीं देता। उसे अपने खून पर कुछ ज़्यादा ही भरोसा होता है। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।